नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग का सम्मेलन हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। आज पहला दिन है और इसके लिए 17 देशों के विदेशी मेहमान श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं। विदेशी मेहमान सम्मेलन के आखिरी दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के अलावा मुगल कालीन बागों की भी सैर करेंगे। आपको बता दें, 1986 के बाद ये अपनी तरह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा और इसके लिए सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है। डल झील में नौसेना का मारकूज दस्ता और सीआरपीएफ के वाटर विंग के जवान लगातार तैनात किए गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मजबूत हिंदुस्तान, G20 से डर गया चीन पाकिस्तान। जन्नत में G20, दुनिया देख रही भारत का दम। चमकता जम्मू कश्मीर, सुलगता पाकिस्तान। 37 साल बाद, जी हां 37 साल बाद धरती के जन्नत यानी जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन के लिए दुनिया भर के लोगों का जमावड़ा हुआ है। G20 की टूरिज्म वर्किंग पर्यटन पर मंथन कर रही है। श्रीनगर में जब विदेशी मेहमान आए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय परंपरा के मुताबिक G20 डेलीगेट्स का वेलकम किया गया। घाटी में इस तरह से 370 और 35 से खत्म होने के बाद पहला इंटरनेशनल डेपुटेशन कश्मीर घाटी पहुंच चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर आफाक डल झील में, जो जबरवन की पहाड़ियों के बीच में खूबसूरत आगोश में ये एरिया जो है SKICC शहरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो कहलाता है। यहाँ पर किसी भी वक्त में जम्मू कश्मीर के हवाले से कई कॉन्फ्रेंसें हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर लेवल की हूँ, होम मिनिस्टर लेवल की हूँ, और मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर लेवल और होम मिनिस्टर लेवल जब पी चिदम्बरम हुआ करते थे, इसी SKICC में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक कई अहम कॉन्फ्रेंसें हुई। लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर के डल झील में इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कराने का मतलब गालिबन 2 चीजें हैं। एक, जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 के खत्म के बाद जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा, वो विकास की खिड़कियां और दरवाजे यहां से खुलना शुरू हो जाएंगे। चीन ने कश्मीर को विवादित स्थान बताते हुए बैठक का विरोध किया तो तुर्की और सऊदी अरब ने भी बैठक से दूरी बनाई। वहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, मगर जन्नत में हिंद का दम दिखाई दे रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बता दिया कि उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर घाटी पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो करारा जवाब मिलेगा। श्रीनगर में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे पर सुरक्षा बलों की नजरें मुस्तैद हैं। आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सड़कों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। डल झील में स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया है, यानी कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाइए हर तरफ सुरक्षा बल चाक चौबंद है। NSG और मरीन कमांडो कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में लगे हैं। NSG की ड्रोन रोधी टीम को लगाया गया है। डल झील से नौसेना के मरीन कमांडोज की पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी सुरक्षा में जुटे हैं। विस्फोटक और IED की जांच के लिए स्कैनर और खोजी कुत्तों को लगाया गया है। शहर में सघन जांच की जा रही है। कश्मीर में 3.5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिससे हर कोई उत्साहित है। जम्मू कश्मीर से आने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे सूबे के लिए बड़ा अवसर बताया है। कार्यक्रम कश्मीर में होगा तो स्वाभाविक है उसमें रुचि आएगी। उसकी अपनी प्राकृतिक, उसका सौंदर्य इतना है, उसकी खूबसूरती इतना ही है कि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे पूछा जाए कि 2-4 ऐसे डेस्टिनेशन वो गिनवाए जो अपने जीवन में चाहता है एक बार विजिट करना, तो वो अवश्य कश्मीर का नाम लेगा, जैसे ताजमहल का नाम लेगा। एक तो उस तरह की एक्साइटमेंट, दूसरी 20-25 वर्ष के एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतराल के बाद कश्मीर में पुनः इस प्रकार की एक्टिविटी प्रारंभ हुई है। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते थे।
मगर 90 के दशक के बाद से जम्मू कश्मीर को आतंकियों ने लहूलुहान कर दिया। कश्मीर की खामोश वादियों में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। अब G20 की टूरिज्म वर्किंग की बैठक हो रही है। भारत के G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसे घाटी में पर्यटन उद्योग के लिए अहम बताया है। Internationally, this is the most significant event India has hosted. So this will be the most significant event that Jammu and Kashmir will also have hosted since independence. And I think from that perspective, this certainly is a meeting that will be very momentous. It will have very good outcomes, and the long-term benefits of this G20 meeting on tourism in Srinagar, in Jammu and Kashmir cannot be underemphasized. G20 की बैठक के लिए श्रीनगर सजाया संवारा गया है। रोशनी से शहर जगमगा रहा है। सड़कों का मेकओवर किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी मेहमान बेजोड़ कश्मीरी शॉल, केसर, बसोहली, चित्रकला और अपने हाथों से कढ़ाई नक्काशी करते, बर्तन तैयार करते कश्मीरी हस्तशिल्पियों को भी देखेंगे। साथ ही प्रदेश की सदियों पुरानी समृद्ध और रंग बिरंगी लोक संस्कृति से भी रूबरू होंगे। डल झील स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक हो रही है। 22 से 24 मई तक पर्यटन कार्य समूह का सम्मेलन होगा। 37 साल में ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। श्रीनगर में हो रहे इस सम्मेलन पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि पिछले 3.5 दशक से ज्यादा वक्त से कश्मीर पाकिस्तान की नापाक चाल से खबरों में रहा। आए दिन वहां आतंकी घटनाएं सुनने को मिलती थी। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, आतंकी वारदात में काफी कमी आई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। इस हाई प्रोफाइल इवेंट के सफल आयोजन के बाद दुनिया भी इस बात को मानेगी। श्रीनगर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, मगर अब जब शानदार तरीके से आयोजन की शुरुआत हो गई है, तो इससे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। और साफ है कि पाकिस्तान चाहे जितना भी हल्ला मचा ले, चीन चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन दोनों के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, श्रीनगर में मीटिंग लगातार जारी है और ये 22 मई यानी 3 दिनों तक चलने वाली है। और इसके लिए सुरक्षा की जबरदस्त वहां तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर जाबाजों को लगाया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है, आपको ये बताते हैं। सबसे पहले एनएसजी की टीम यहाँ पर शामिल है। चप्पे चप्पे पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वहाँ श्रीनगर में कड़ी की गई है। इसके साथ ही मार्कोस कमांडोज की तैनाती भी की गई है। ब्लैक कैट कमांडोज, इनकी तैनाती भी यहाँ चप्पे चप्पे पर की गई है। साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी हर जगह वहाँ मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी नज़र इस पूरी बैठक पर है और चप्पे चप्पे पर है। देखिए, श्रीनगर में आखिरी इंटरनेशनल सम्मेलन 1986 में हुआ और 37 साल बाद एक बार फिर से दुनिया के कई देशों के मेहमान जुटे हुए हैं। श्रीनगर में आपको बता दें, विदेशी मेहमानों का जुटना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इनके आने से पूरी दुनिया की नज़र श्रीनगर पर रहेगी और दुनिया के लोग यहाँ के बारे में जानेंगे। ऐसे में आपको कश्मीर में G20 की अहमियत के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया भर में कश्मीर पर्यटन का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को इससे बढ़ावा भी मिलेगा, ये एक अच्छी बात होगी। बैठक से कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। लोकल इकोनॉमी को बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। हैंडलूम इंडस्ट्री, पश्मीना शॉल और ड्राई फ्रूट्स बिजनेस को एक नया आयाम मिल सकता है। ये संभावनाएं लगातार जाहिर की जा रही है। अब आपको G20 की बैठक भारत के लिए कितनी खास है, ये भी बताते हैं। देखिए, और आप इसको समझिए कि G20 को लेकर 60 शहरों में कार्यक्रम रखा जा रहा है। 60 शहरों में 200 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक 118 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टूरिज्म वर्किंग की ये बैठक है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में टूरिज्म वर्किंग की बैठक, साथ ही बंगाल के दार्जिलिंग में पर्यटन कार्य समूह की अहम मीटिंग रखी गई है। और इसलिए G20 को बेहद खास माना जा रहा है और लगातार श्रीनगर इस बैठक को लेकर के लंबे वक्त से तैयारी कर रहा था और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग पाने वाले मदरसों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में 4000 से ज्यादा मदरसे आने वाले हैं। दरअसल पिछले साल हुए सर्वे में 8400 से ज्यादा मदरसे गलत तरीके से चलते हुए मिले, जिसमें से 4000 से ज्यादा मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी।
अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मदरसों में विदेशी फंड, सीएम योगी करेंगे एंड। यूपी में विदेशी फंडिंग वाले मदरसों की अग्नि परीक्षा। पिछले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे हुए थे। मकसद था कि गैर कानूनी मदरसों पर लगाम लगाई जा सके। सर्वे के बाद खुलासा हुआ कि हजारों मदरसे गैर कानूनी हैं। अब एक बार फिर से मदरसों को लेकर योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी सरकार के रडार पर वैसे मदरसे हैं जिनकी फंडिंग विदेश से होती है और इसको लेकर जल्द ही कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक विदेशी फंडिंग लेने वाले मदरसों पर योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इस दायरे में तकरीबन 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे। ये तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार पड़ताल जारी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा सर्वे कराया था। उस सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8000 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं। दरअसल जांच एजेंसी को कोई जानकारी मिली है कि इन 8000 अवैध मदरसों में से 4000 की संख्या में जो मदरसे हैं उन्होंने विदेशों से आकूत चंदा जमा किया है। दरअसल ये चंदा गलत तरीके से लिया गया और इसका ब्यौरा भी जब राज्य सरकार और शासन की तरफ से मांगा गया तब इन्होंने देने में आनाकानी की। नतीजा यह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से इन मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर तमाम जानकारियां जुटाई गई थी। सर्वे के मुताबिक 8441 मदरसे गलत तरीके से चलते हुए मिले थे, जिसमें से 4000 मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। मदरसों के सर्वे में नेपाल से सटे इलाकों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मक्कड़ जाल मिला है। दरअसल सर्वे के दौरान कई जानकारी ऐसी आई थी जिसके बाद हजारों मदरसों पर सवाल उठे थे। मदरसों का मक्कड़ जाल, नेपाल से सटे मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात। सरहदी मदरसों में दुबई से काफी फंडिंग की बात सामने आई थी। नेपाल और बांग्लादेश से भी फंडिंग की बात सामने आई। ऐसे मदरसों के संचालक चंदे के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए थे। जांच में सामने आया कि यूपी के सीमावर्ती जिले महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में संचालित मदरसा खास तौर पर फंडिंग के सोर्स स्पष्ट नहीं कर सके। यहाँ के मदरसों में सोर्स चंदा बताया गया था। दस्तावेज नहीं दिखा पाने की सूरत में अल्पसंख्यक विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में मदरसों की बेहतरी की बात कही। देखिए, आपने देखा कि समय समय पे हमारे डिपार्टमेंट ने हमेशा समीक्षा की और माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए जिसने भी हिलावाली की, चाहे हमारा अधिकारी क्यों ना हो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने से हिचके नहीं, पीछे नहीं हटे। योगी सरकार का स्पष्ट साफ संदेश है कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में, चाहे सपा में चाहे बसपा में, हमेशा चाहे मदरसा शिक्षा को अच्छे दिशा में आगे ना बढ़ने देना हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के बेहतरी के लिए ना काम करना हो, ये पिछली सरकारों ने किया। लेकिन योगी सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस काम हो, मदरसा शिक्षा के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए धरातल पर ईमानदारी से काम हो। और हमारे काम का ही नतीजा है कि आज हमारे मुस्लिम कौम को भी हमारी सरकार की नीयत पर भरोसा है और वो हमारे सरकार के साथ कदम से कदम मिला के तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार की मंशा साफ है, सूबे का विकास हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे और इसी के तहत मदरसों की बेहतरी में जुटी हुई है सरकार, ताकि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात कह रही है। मगर जिस तरह से 8000 से ज्यादा गैर कानूनी मदरसों का पता चला और उनमें से 4000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है, साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे मदरसों का दी एंड करने में लगे हैं। अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।